इस वीडियो में हम नई शिक्षा नीति में ऐड किए गए एक सब्जेक्ट वैल्यू एडेड कोर्स के रूप में जो ऐड किया गया है स्वच्छ भारत, उसको पूरी तरीके से ख़त्म करने वाले हैं। उसको पूरा एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये 2 क्रेडिट का सब्जेक्ट है। एक क्रेडिट इसका लेक्चर का है और एक क्रेडिट इसका प्रैक्टिकल का है। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें 3 यूनिट में सिलेबस को डिवाइड किया गया है, आप देख सकते हैं। जो कि पहले यूनिट में अपना दिया गया है इंट्रोडक्शन टू स्वच्छ भारत। पहला इंट्रोडक्शन में पढ़ना है गांधी जी द्वारा जो स्वच्छता के ऊपर फिलॉसफी था वो पढ़ना है। स्वच्छ भारत अभियान है क्या, सो पढ़ना है। उसके बाद हाइजीन एंड सैनिटेशन ये सब पढ़ना है। एजेंसी जो कि इसको स्वच्छ भारत अभियान को चला रही है उनके बारे में पढ़ना है। और भी डिफरेंट फेजेज है, 2 फेजेज में मतलब जो स्वच्छ भारत अभियान है वो पढ़ना है। सिटीजन्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ना है। और इसके बाद हमारा सेकेंड यूनिट है, उसमें हमें स्वच्छ भारत और के रूरल और अर्बन फैसेट्स को देखना है। तो सारे को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तीसरे यूनिट में प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेज, क्या चुनौतियां हैं हमारे बीच स्वच्छ भारत को लेकर, वो पढ़ना है। क्या संभावनाएं हैं, क्या चैलेंजेज हैं, ये सारी चीज़ों को हम बारी बारी से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले यूनिट को। गांधी जी के स्वच्छता के दर्शन को समझने के लिए यहाँ प्रमुख बिंदु दिए गए हैं। स्वच्छता एक नैतिक कर्तव्य है। गांधी जी मानते थे कि स्वच्छता सिर्फ शारीरिक साफ सफाई का मामला नहीं है, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने इसे खुद का, दूसरों का और पर्यावरण का सम्मान करने का तरीका माना। उन्होंने कहा, स्वच्छता स्वतंत्रता से भी अधिक महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने स्वच्छता को स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण बताया है। उसके बाद है आत्मनिर्भरता और सामुदायिक कार्रवाई पर जोर। गांधी जी ने सरकार के सफाई सेवाओं के इंतजार में विश्वास नहीं किया। उन्होंने लोगों को अपनी स्वच्छता की जिम्मेदारी लेने और अपने समुदाय को साफ रखने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सड़क साफ करने, शौचालय की सफाई करने और कचरे को खाद में बदलने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया। उसके बाद वाला पॉइंट है स्वास्थ्य और खुशहाली से संबंध। गांधी जी मानते थे कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए साफ सुथरा वातावरण आवश्यक है। उन्होंने अस्वच्छता को बीमारी के पैदा होने का कारण और दुख का स्रोत बताया। उन्होंने हाथ धोने, कचरे के निपटारे और खुले में शौच मुक्त समुदायों को बढ़ावा दिया। सादगी और अनासक्ति। गांधी जी मानते थे कि शारीरिक और मानसिक स्वच्छता दोनों के लिए सादा जीवन आवश्यक है। उन्होंने लोगों को अधिक उपभोग से बचने और कम चीज़ों के साथ रहने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने इसे कचरे को कम करने और अधिक टिकाऊ वातावरण बनाने का तरीका माना था। सभी जीवित प्राणियों के लिए सम्मान। गांधी जी की स्वच्छता का दर्शन सभी जीवित प्राणियों तक फैला हुआ था। उनका मानना था कि हमें जानवरों के साथ सम्मान से पेश आना चाहिए और उन्हें किसी भी तरह के नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के तरीकों के रूप में शाकाहार को भी बढ़ावा दिया। वो चाहते थे कि लोग शाकाहारी बने ताकि अन्य जो जीव है उनकी हत्या ना की जा सके, ऐसा उनका मानना था। गांधी जी का स्वच्छता का दर्शन आज भी प्रासंगिक है। भारत में स्वच्छ भारत अभियान एक राष्ट्रव्यापी अभियान जिसे 2014 में गांधी जी के स्वच्छ और स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। अभियान ने देश भर में स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। गांधी जी के विचार दुनिया भर के लोगों को अधिक टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम करने के लिए भी प्रेरित करते रहे हैं। आत्मनिर्भरता, सामुदायिक कार्रवाई और पर्यावरणीय जिम्मेदारी पर उनका जोर आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना पहले था। अगले पॉइंट में हम स्वच्छ भारत अभियान के बारे में चर्चा करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान कब आया, क्या है इसमें, इसका उद्देश्य क्या है, इन सभी
चीज़ों पे चर्चा करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान, जिसे स्वच्छ भारत मिशन के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका लक्ष्य 2019 तक एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत को प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया यह अभियान खुले में शौच को समाप्त करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार पर केंद्रित है। शौचालयों का निर्माण, इस कार्यक्रम से लाखों व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच में काफ़ी कमी आई। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मिशन का लक्ष्य कचरे के पृथक्करण, संग्रहण और प्रसंस्करण को बढ़ावा देकर नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करना है। अपशिष्ट प्रबंधन मतलब वेस्ट मैनेजमेंट होता है, जो आप जानते होंगे। जन जागरूकता, स्वच्छ भारत अभियान जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन पर जोर देता है, जिसमें सामूहिक अभियान, शिक्षा कार्यक्रम और मशहूर हस्तियों का समर्थन शामिल है। समुदाय की भागीदारी, कार्यक्रम स्वच्छता अभियानों, स्वच्छता पहलों और जागरूकता फैलाने में सक्रिय सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। इस मिशन की कुछ उपलब्धियां हैं जो दी गई हैं। खुले में शौच मुक्त ODF घोषणा, भारत के 6 लाख से अधिक गांवों ने खुद को ODF घोषित कर दिया है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता में काफ़ी सुधार हुआ है। ODF का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, शौच मुक्त एक समाज, जो कि खुले में शौच मुक्त समाज की स्थापना करने की कोशिश की गई है। बेहतर कचरा प्रबंधन, मिशन के कारण भारत के शहरों में बेहतर कचरा संग्रहण और प्रसंस्करण में बुनियादी ढांचे देखे गए हैं। जागरूकता में वृद्धि, स्वच्छ भारत अभियान ने भारतीय आबादी के बीच स्वच्छता और स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सफलतापूर्ण काम किया है। चुनौतियां और भविष्य के लक्ष्य, ODF स्थिति बनाए रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में ODF स्थिति बनाए रखना और खुले में शौच को रोकना एक चुनौती बनी हुई है। छोटे शहरों में कचरा प्रबंधन में सुधार, छोटे शहरों और गांवों में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली लागू करने की आवश्यकता है। मानसिकता बदलना, स्वच्छता और कचरे के निपटान की प्रथाओं के बारे में व्यवहार परिवर्तन एक निरंतर प्रयास है। कुल मिलाकर स्वच्छ भारत अभियान ने एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत की ओर महत्वपूर्ण प्रगति की है। मिशन की निरंतरता, सफलता सरकार, समुदाय और व्यक्तियों के निरंतर प्रयासों पर निर्भर करती है। मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको सब समझ में आ रहा होगा। अगर अभी तक आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। स्वच्छता और अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन, ये तीनों अवधारणाएं आपस में जुड़ी हुई हैं और सभी के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरणीय कल्याण और एक सम्मानजनक जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए प्रत्येक में गहराई से विचार करें। स्वच्छता उन प्रथाओं को संदर्भित करती है जो हमारी व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखती है और रोगाणुओं और बीमारियों के प्रसार को रोकती है। इसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। इसमें बताया गया व्यक्तिगत स्वच्छता और खाद्य स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता में हम देख सकते हैं जैसे कि हमारा नियमित रूप से हाथ धोना, नहाना, दांत को साफ करना, ब्रश करना, स्वच्छ कपड़े पहनना, रहने की जगह को साफ बनाए रखना इत्यादि, ये सब व्यक्तिगत स्वच्छता के उदाहरण हैं। खाद्य स्वच्छता में हम देखें तो खाद्य जन्य बीमारियों को रोकने के लिए सुरक्षित खाद्य प्रबंधन तकनीकों का अभ्यास करना, जैसे
फलों और सब्जियों को खाने से पहले धोना, मांस को अच्छी तरह पकाना फिर खाना, पकाने की सतह को साफ करना और खाना बनाने से पहले हाथ धोना इत्यादि इसमें शामिल है। पर्यावरण स्वच्छता, अपने आसपास को साफ और कचरे से मुक्त रखना, जिसमें कचरे और सीवेज का उचित निपटान शामिल है। अपने आसपास के वातावरण को साफ करने के लिए बताया गया है। देखिए यहाँ फिर से स्वच्छता आया है। ऊपर में जो स्वच्छता था वो हाइजीन था और ये जो स्वच्छता है ये सैनिटेशन है। तो दोनों का हिंदी में स्वच्छता ही होता है। अगर आपको इसमें डिफरेंस है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो देखिए हम सैनिटेशन को पढ़ रहे हैं। इसमें स्वच्छता मानव अपशिष्ट और अपशिष्ट जल के सुरक्षित प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करती है ताकि सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा हो सके और प्रदूषण को रोका जा सके। इसमें निम्नलिखित चीज़ें शामिल हैं। सुरक्षित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुँच, शौचालय या शौचालय तक पहुँच होना जो मानव अपशिष्ट का स्वच्छतापूर्ण निपटान करते हैं, खुले में शौच को रोकते हैं और बीमारियों का प्रसार को रोकते हैं। उचित अपशिष्ट जल उपचार, घरों और उद्योगों से आने वाले अपशिष्ट जल को पर्यावरण में वापस छोड़ने से पहले उपचारित करना ताकि जल निकायों के प्रदूषण को रोका जा सके। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, कचरे, भूमि प्रदूषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरे को रोकने के लिए ठोस कचरे का कुशल संग्रहण, परिवहन और निपटान। अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन, अस्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं का लक्ष्य कचरे के उत्पादन को कम करना और संसाधन वसूली को अधिकतम करना है। कम कैसे करें? पुनः प्रयोज्य उत्पादों को चुनकर, अनावश्यक पैकेज से बचकर और खाद्य स्क्रैप को खाद्य बनाकर हम जो कचरा पैदा करते हैं उसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। फिर से उपयोग करें, पुराने सामान को फेंकने के बजाय उनके नए उपयोग ढूंढें, जैसे कपड़े दान करना, फर्नीचर को पुनः उपयोग करना और भी जो रीयूजेबल गुड्स है उसको रीयूज करने के लिए यहाँ बताया गया है। फिर रिसाइकल के लिए बताया गया है, जैसे कागज़, प्लास्टिक और कांच जैसी सामग्रियों को संसाधन के संरक्षण और लैंडफिल कचरे को कम करने के लिए नए उत्पादों में संसाधित करना। शरण, बगीचे के लिए पोषक समृद्ध खाद बनाने के लिए खाद स्प्रैक या यार्ड ट्रिमिंग जैसे जैविक कचरे को खाद बनाना। जैसा कि हमने अभी तक देखा, स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 गांधी जयंती के दिन हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया था। इस अभियान का उद्देश्य था शौच मुक्त वातावरण का निर्माण करना तथा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार लाना। तो अब इसके नेक्स्ट पॉइंट जो कि है हमारा एजेंसीज एंड नोडल मिनिस्ट्री फॉर स्वच्छ भारत अभियान, इस पर चर्चा करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान के लिए निम्नलिखित एजेंसियां और नोडल मंत्रालय को जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में देखें नोडल मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसियां जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय आदि। शहरी क्षेत्रों में देखें तो नोडल मंत्रालय है आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय और कार्यान्वयन एजेंसियां, वर्किंग एजेंसी जो है वो है नगर विकास मंत्रालय, नगरीय स्थानीय निकाय तथा स्वच्छ भारत मिशन आदि। इन एजेंसियों और मंत्रालयों को स्वच्छ भारत अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए
निम्नलिखित कार्यों को करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शौचालय निर्माण और उपयोग को बढ़ावा देना, ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना। स्वच्छ भारत अभियान ने भारत में स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। इस अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 10.6 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया और शहरी क्षेत्रों में 4.4 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया। इसके अलावा ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण सुधार हुआ। स्वच्छ भारत अभियान एक सतत अभियान है। इस अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लंबे समय तक प्रयासों की आवश्यकता। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट जो कि है डिफरेंट फेजेज ऑफ स्वच्छ भारत अभियान एंड इट्स इवैल्यूएशन, इस पे चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया स्वच्छ भारत अभियान भारतीय परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्वच्छता मानकों को ऊपर उठाने तथा स्वस्थ वातावरण बनाने के उद्देश्य से शुरू किए गए इस अभियान ने अब तक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। आइए इसके विभिन्न चरणों और मूल्यांकन पर एक विस्तृत नज़र डालें। चरण 1, फर्स्ट फेज जो कि 2014 से 2019 तक था, खुले में शौच मुक्त भारत का सपना। इस शुरुआती चरण का मुख्य लक्ष्य खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरह से समाप्त करना था। इसके लिए सरकार ने व्यापक स्तर पर निम्नलिखित पहलें की। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय का निर्माण। ग्रामीण इलाकों में विशेष रूप से बल देते हुए बड़ी संख्या में शौचालयों का निर्माण कराया गया। सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय। वंचित समुदायों और सार्वजनिक स्थानों पर सुविधाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण कराया गया। IEC और BCC गतिविधियाँ। जागरूकता अभियान चलाकर स्वच्छता की आदतों को बढ़ावा देना और खुले में शौच के हानिकारक प्रभावों के बारे में जानकारी देना। सरकार ने कई तरह के अभियान में जागरूकता अभियान चलाए, जिससे लोगों को वो जानकारी दी है कि किस तरह से स्वच्छता हमारे लिए ज़रूरी है। स्वच्छ सर्वेक्षण। शहरों को स्वच्छता मानकों के आधार पर रैंकिंग देकर स्वच्छ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। इसमें जो हुआ कि सरकार स्वच्छता के हिसाब से रैंकिंग करने लगी, जिसके कारण लोगों में कंपटीशन आने लगा कि कौन ज़्यादा स्वच्छ है, जिस कारण लोग अपने आप को साफ करने लगे। ऐसा स्वच्छता सर्वेक्षण पॉइंट में बताया गया। चरण 1 की उपलब्धियाँ। 100 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण हुआ, जिससे लगभग 6 लाख गाँवों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया। स्वच्छता के प्रति सामाजिक जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। भारत को विश्व स्तर पर खुले में शौच उन्मूलन अभियान का एक सफल मॉडल माना जाने लगा। इसका मोटो है समग्र स्वच्छता की ओर अग्रसर। पहले चरण की सफलता पर आधारित चरण 2 का उद्देश्य स्वच्छता के दायरे को और विस्तृत करना है। इसमें प्रमुख फोकस क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं। ODF+। ODF का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है, ओपन डिफेक्शन फ्री। तो अब इसमें जो एक नया पॉइंट आया है ODF+। शौचालय उपयोग सुनिश्चित करने और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसे अंतरालों को पाटना। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।
कचरा संग्रहण, परिवहन प्रसंस्करण और निपटान के लिए उन्नत बुनियादी ढांचों का निर्माण। मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन, महिला और लड़कियों के लिए स्वच्छता और स्वास्थ्य के मुद्दों पर विशेष ध्यान देना। लड़कियों का जो वो मासिक धर्म आता है जिसको पीरियड कहा जाता है, उसकी स्वच्छता के लिए ध्यान देने के लिए उनके स्वास्थ्य को मद्देनज़र रखते हुए कुछ कदम उठाए। चरण 2 की चुनौतियों का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि बुनियादी ढांचों को गांव में तथा छोटे शहरों में कैसे पहुंचाया जाए। स्वच्छ भारत अभियान जो 5 साल का ये फेज है, इसमें कंटिन्यू उतना ही मतलब जो आर्थिक दान हो वो किस तरह से वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित कैसे किया जाए तथा जो ये व्यवहार आया लोगों में इसी को बरकरार कैसे रखा जाए। मतलब अभी तो एक बार वो स्वच्छ हो जाएंगे, फिर उसके बाद इसी तरह से स्वच्छ रहे वो कैसे सुनिश्चित किया जाए, ये चुनौतियां हैं। स्वच्छ भारत अभियान का भविष्य। इस अभियान की सफलता का निर्धारण दीर्घकालिक लक्ष्यों को हासिल करने और ODF स्थिति को बनाए रखने पर निर्भर करता है। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, सामुदायिक स्वामित्व और निरंतर नवाचार के माध्यम से ही भारत को एक स्वच्छ और स्वस्थ राष्ट्र बनाने का सपना साकार किया जा सकता है। अब स्वच्छ भारत अभियान में जो नागरिकों की भूमिका तथा जिम्मेदारियां हैं उस पर चर्चा करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान एक ऐसा अभियान है जो भारत को एक स्वच्छ और स्वस्थ देश बनाने के लिए लोगों को जागरूक और सक्रिय करने के लिए चलाया जा रहा है। इस अभियान में नागरिकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। नागरिकों को निम्नलिखित जिम्मेदारियों का पालन करके इस अभियान में योगदान देना चाहिए। अपने घरों में शौचालयों का उपयोग करना और खुले में शौच न करना। अपने घरों और आसपास के क्षेत्रों को साफ सुथरा रखना। कचरे को कूड़ेदान में डालना, सड़कों पर कचरा नहीं फैलाना। सार्वजनिक शौचालयों के उपयोग करते समय स्वच्छता का ध्यान रखना। स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने और दूसरों को भी स्वच्छ रहने के लिए प्रोत्साहित करना। स्वच्छ गृह की भूमिका। स्वच्छ गृह की भूमिका। स्वच्छ गृह वे लोग हैं जो स्वच्छ भारत अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। वे अपने समुदाय में स्वच्छता के लिए जागरूकता फैलाने, स्वच्छता अभियान में भाग लेने और स्वच्छता का अभ्यास करने के लिए दूसरों को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं। स्वच्छ गृह की भूमिका निम्नलिखित है। स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने और दूसरों को स्वच्छ रहने के लिए प्रोत्साहित करना। स्वच्छता अभियानों में भाग लेना जैसे कि शौचालय निर्माण, कचरा संग्रहण और सार्वजनिक स्थानों की सफाई। अपने समुदायों में स्वच्छता कायम करने के लिए काम करना। स्वच्छ गृह भारत को एक स्वच्छ और स्वस्थ देश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं और स्वच्छता के लिए एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। तो यहाँ तक हमारा पहला यूनिट जो था वो समाप्त होता है। अब इसके बाद हम सेकेंड यूनिट को देखेंगे जो है स्वच्छ भारत के रूरल और अर्बन फैसेट्स को इसमें डिस्कस करना है। तो इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है उसमें इंडिकेटर्स को देखना है। स्वच्छ भारत के क्या इंडिकेटर्स है उसके बारे में चर्चा करना है। तो आइए इसको देखते हैं। स्वच्छ भारत अभियान की प्रगति को मापने के संकेतकों पर एक विस्तृत नज़र डालते हैं। खुले में शौच मुक्त स्थिति, ODF घोषित गांवों का प्रतिशत, ODF स्थिति की निरंतरता, इन दो चीज़ों का सर्वेक्षण करेंगे खुले में शौच मुक्त स्थिति को जांचने के लिए। फिर अगला पॉइंट है हमारा स्वच्छता कवरेज और उपयोग। इसके लिए हम घरेलू शौचालय सुविधाओं का
निरीक्षण करेंगे। उसके बाद शौचालयों का उपयोग हो रहा है कि नहीं उसका निरीक्षण करेंगे। सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालयों की उपलब्धता और रखरखाव के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा स्वच्छता कवरेज और उसका उपयोग कितना हो रहा है। उसके बाद हमारा अगला है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जो कि हमारा अगला इंडिकेटर है। इसे जानने के लिए हम नगर पालिका ठोस अपशिष्ट संग्रह के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। घरों और सार्वजनिक स्थानों से एकत्रित कचरों का प्रतिशत पता करेंगे। अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान, उसको कितना रिसाइकल किया जा रहा है, लैंड फिलिंग किया जा रहा है, उस कचरे को किस तरह से निपटारा किया जा रहा है, इन चीज़ों का पता करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन। पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव, प्लास्टिक कचरा कितना वो निकल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, उससे पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। अगला इंडिकेटर है हमारा व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन को पता करने के लिए समाज में हम जागरूकता का स्तर पता करेंगे। स्वच्छता प्रथाओं के महत्व के बारे में सार्वजनिक समझ का आकलन करेंगे कि लोग स्वच्छता के प्रति कितने जागरूक हैं, इस बातों का पता करेंगे। स्वच्छता प्रथाओं में कितना बदलाव हुआ है, पहले लोग किस तरह से रहते थे, अब किस तरह से रहते थे, मतलब रहते हैं, इन चीज़ों का पता करेंगे। हाथ धोते हैं और महिलाओं में जो मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन है, उचित अपशिष्ट निपटान व्यवहारों को अपनाने का मापन करेंगे। समुदाय की कितनी भागीदारी है स्वच्छता में, इन चीज़ों की चर्चा करेंगे। इसमें कुछ अन्य जो संकेतक है, कुछ और इंडिकेटर्स है जिसकी चर्चा अब हम कर रहे हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग, शहरों को स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन प्रदर्शन के आधार पर रैंक दिया जा सकता है, जिससे उनमें कंपटीशन होगा कि हमारा स्वच्छता का रैंक कितना है, और वो लोग रैंक अच्छा करने के लिए अपने शहरों को साफ सफाई करेंगे। तो ये हमारा अगला इंडिकेटर्स है। उसके बाद है वित्तीय व्यय और संसाधन आवंटन। इस स्वच्छ भारत मिशन के लिए धन के निवेश और उपयोग पर नज़र रखना। कौन सा जो शहर है वो स्वच्छता पर कितना खर्च कर रहा है, इन चीज़ों की चर्चा करेंगे, जिससे पता चलेगा कि वो कौन सा शहर ज़्यादा स्वच्छ है। ये इंडिकेटर्स है, स्वच्छता पर कौन एक्टिव है, इन चीज़ों का पता चलेगा। जनता की संतुष्टि सर्वेक्षण, स्वच्छ भारत मिशन की प्रभावशीलता पर जनता की धारणा और प्रतिक्रिया का पता लगाएंगे, जिससे पता चलेगा कि ये जो अभियान है वो सही में वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। इन विभिन्न संकेतकों की जांच करके हम स्वच्छ भारत अभियान की प्रगति की एक अधिक व्यापक तस्वीर प्राप्त कर सकते हैं और सुधार के लिए क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं। सतत स्वच्छता प्राप्त करने के लिए केवल शौचालय बनवाने से परे निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, जो व्यवहार परिवर्तन और संरचना विकास संसाधन प्रबंधन पर केंद्रित है। सेकेंड यूनिट के अगले पॉइंट में हमें ग्रामीण क्षेत्रों की कई चीज़ों की तुलना करनी है, जिसमें पहला है सैनिटेशन कवरेज अक्रॉस हाउस होल्ड 2014 वर्सेस 2022। इसमें हमें ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू स्वच्छता कवरेज की तुलना 2014 और 2022 के बीच करनी है। जैसा कि आप जानते हैं फर्स्ट फेज जो हमारा आया था 2014 से 2022 तक चला, तो 2014 में जो स्वच्छता की स्थिति थी उसकी तुलना 2022 में करना है ग्रामीण क्षेत्रों की। तो आइए देखते हैं 2014 की स्थितियों में देखें तो कुल स्वच्छता कवरेज राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण घरों के लगभग 48.5% में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं तक की पहुंच थी। खुले में शौच अभी भी प्रचलित था। लगभग 51.5% ग्रामीण घरों में इसका अभ्यास किया जाता था। चुनौतियां क्या थी 2014 में? बेहतर स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने के लिए जागरूकता की कमी, अपर्याप्त बुनियादी ढांचा, सामाजिक कलंक और वित्तीय बाधाएं प्रमुख अड़चनें थी। अब 2022 में जो सुधार आया उसको हम देखते हैं, किस हद तक सुधार आया,
क्या यह मिशन सफल रहा नहीं रहा, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कुल स्वच्छता कवरेज जो 2022 में था उसमें NFHS 5 के अनुसार महत्वपूर्ण प्रगति हुई। लगभग 70.2% ग्रामीण घरों में बेहतर स्वच्छता सुविधाएं तक पहुंच है। खुले में शौच की स्थिति, खुले में शौच में काफ़ी गिरावट आई, जो लगभग 29.8% तक कम हो गई। सफलता के कारक, जो सफलता मिली वो क्यों मिली, तो स्वच्छ भारत अभियान ने शौचालय निर्माण, जागरूकता अभियानों और व्यवहार परिवर्तन पहलों के माध्यम से स्वच्छता कवरेज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें चुनौतियां क्या क्या आई? ODF स्थिति की निरंतरता, उचित शौचालय उपयोग और रख रखाव सुनिश्चित करना और हाशिए के समुदायों में स्वच्छता अंतराल को दूर करना निरंतर चुनौतियां बनी हुई है। कुछ मुख्य बिंदु है जिस पे हमें चर्चा करना है। 2014 से भारत में ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। खुले में शौच में काफ़ी कमी आई है, लेकिन पूर्ण उन्मूलन अभी भी एक लक्ष्य है। स्वच्छ भारत अभियान प्रगति का एक प्रमुख कारक रहा, लेकिन चुनौतियां बनी हुई है। बेहतर स्वच्छता सुविधा की परिभाषा स्रोत के आधार पर भिन्न हो सकती है। NFHS में इसमें फ्लश शौचालय, हवादार बेहतर शौचालय और स्लैब वाले पिट लैट्रिन शामिल है। डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता क्षेत्रों और सर्वेक्षणों में भिन्न हो सकती है। सार्वभौमिक और टिकाऊ स्वच्छता प्राप्त करने के लिए केवल शौचालय निर्माण से परे निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। देखिए, हमारा अगला पॉइंट है ओपन डिफेक्शन फ्री विलेजेज। इसके क्या पैरामीटर्स है, इसको कैसे मापा जाए, इसकी चर्चा की गई है। तो ODF के मापदंड क्या क्या हैं? खुले में शौच का अभाव होना चाहिए, खुले में मल नहीं, खेतों, सड़कों, जल मार्गों या खुले स्थान सहित वातावरण में मल का कोई दृश्य प्रमाण नहीं मिलना चाहिए। शून्य खुले में शौच, 0 ODF, इसका मतलब इंग्लिश में होगा प्रत्यक्ष अवलोकन और स्व रिपोर्टिंग तंत्रों से यह पुष्टि होनी चाहिए कि गांव में कोई भी व्यक्ति खुले में शौच का अभ्यास नहीं कर रहा है। सभी घरों के लिए कार्यशील शौचालय होने चाहिए। व्यक्तिगत घरेलू शौचालय होने चाहिए। हर घर के अपने परिसर में एक कार्यात्मक और उपयोगी शौचालय तक पहुंच होनी चाहिए। सामुदायिक और सार्वजनिक शौचालय होने चाहिए। अतिरिक्त शौचालयों की आवश्यकता सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों, स्कूलों या वंचित समूहों के लिए हो सकती है जिनके पास व्यक्तिगत पहुंच न हो सकती है। उचित रखरखाव होने चाहिए। शौचालयों का पर्याप्त रखरखाव किया जाना चाहिए, जिसमें काम करने वाले दरवाजे, वेंटिलेशन और अपशिष्ट निपटान प्रणाली शामिल हैं। समुदाय स्तर के स्वच्छता प्रथा, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, संदूषण और स्वच्छता से संबंधित खतरों को रोकने के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए कुशल प्रणालियाँ होनी चाहिए। जल निकासी और अपशिष्ट जल प्रबंधन, बीमारी के वाहकों के स्थिरता और प्रजनन के मैदानों को रोकने के लिए उचित जल निकासी प्रणाली और अपशिष्ट जल निपटान तंत्र उपलब्ध होना चाहिए। कोई भी बैक्टीरिया ये सब नहीं पनपे, इसके लिए जल निकासी का अच्छा प्रबंध होना चाहिए, जल जमाव ना हो, ऐसा बताया गया है। हाथ धोने की सुविधा, स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए गांव के प्रमुख स्थानों पर साबुन और पानी के साथ सुलभ और कार्यात्मक हाथ धोने के स्टेशन उपलब्ध होने चाहिए। सत्यापन और निरंतरता, स्वतंत्र सत्यापन, ग्राम की ODF स्थिति की पुष्टि के लिए तीसरे पक्ष के सत्यापन के माध्यम से क्षेत्र के दौरे, साक्षात्कार और अवलोकन किए जा सकते हैं। निरंतरता तंत्र,
निरंतरता मतलब कंटिन्यूअसली जो वो चीज़ हो रहा है कि नहीं। निरंतर शौचालय उपयोग, उचित रखरखाव और स्वच्छता प्रथाओं के पालन को सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी और समर्थन तंत्र लागू किए जाने चाहिए। समुदाय की भागीदारी, स्वच्छता बनाए रखने, स्वच्छता चुनौतियों का समाधान करने और व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय समुदायों की सक्रिय भागीदारी दीर्घकालिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। ओडीएफ स्थिति प्राप्त करना और बनाए रखना एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें केवल शौचालय बनाने से परे निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। इन प्रमुख मापदंडों पर ध्यान केंद्रित करके और सामुदायिक जुड़ाव सुनिश्चित करके गांव वास्तव में स्वच्छ और स्वस्थ और खुले में शौच मुक्त बन सकते हैं। मुझे आशा है कि अभी तक का स्पष्टीकरण जो है वो आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को पुनः देखें, वो आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद हमारा शहरी क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है सस्टेनेबल सैनिटेशन, यानी कि सतत स्वच्छता जिसे हम कह सकते हैं। शहरी क्षेत्रों में सतत स्वच्छता आज की दुनिया में तेज़ी से बढ़ती आबादी और बढ़ती पर्यावरणीय चिंताओं के साथ पारंपरिक स्वच्छता प्रणाली अक्सर अपर्याप्त और अव्यवहार्य हो जाती है। हालांकि कई नवीन तरीके उभर रहे हैं जो लोगों और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छे तरीके से स्वच्छता प्रबंधन के लिए आशाजनक समाधान प्रस्तुत करते हैं। यहाँ शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ स्वच्छता के प्रमुख सिद्धांत दिए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में जो सतत स्वच्छता है उसके लिए कुछ सिद्धांत दिए गए हैं जिन पे हम अब चर्चा करेंगे। संसाधन पुनः प्राप्ति, अपशिष्ट जल और मल अपशिष्ट उत्पाद नहीं है बल्कि मूल्यवान संसाधन है जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है और पुनः उपयोग किया जा सकता है। यह कंपोस्टिंग, एनारोबिक पाचन और पोषक पुनर्प्राप्ति जैसी तकनीकों के माध्यम से किया जा सकता है। विकेंद्रीकरण, बड़े पैमाने पर केंद्रीकृत प्रणालियों से हटकर छोटे अधिक स्थानीय लोगों की ओर बढ़ने से दक्षता में सुधार होता है और पर्यावरणीय प्रभाव कम होता है। इसमें ऑन साइट स्वच्छता प्रणालियों का उपयोग शामिल हो सकता है, जैसे कंपोस्टिंग शौचालय, ग्रे वाटर सिस्टम इत्यादि। सामुदायिक सहभागिता, सतत स्वच्छता समाधानों के सफल कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक भागीदारी और शिक्षा आवश्यक है। समुदायों को योजना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल होने की आवश्यकता है और उन्हें इन प्रणालियों के लाभ के बारे में शिक्षित करने की आवश्यकता है। संसाधनों तक समान पहुँच, टिकाऊ स्वच्छता समाधान सभी के लिए कम आय वाले समुदायों सहित वहनीय होने चाहिए। इसे नवीन वित्त पोषण तंत्रों और कम लागत वाली तकनीकों का उपयोग करके हासिल किया जा सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनका उपयोग शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। हरित शौचालय, ग्रीन टॉयलेट जो होता है, ये शौचालय कम पानी की खपत और प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जैसे कंपोस्टिंग या बायोडाइजेस्ट का उपयोग करना। वैक्यूम शौचालय, यह शौचालय कचरे को एक केंद्रीय उपचार सुविधा में ले जाने के लिए वैक्यूम का उपयोग करते हैं, जो पारंपरिक सीवर प्रणालियों की तुलना में अधिक कुशल हो सकता है। ग्रे वाटर सिस्टम, सिंक, शावर, वॉशिंग मशीन और हमारे उपयोग किए जाने वाले जो वो सिस्टम है जिससे जो अपशिष्ट जल है उसको रिसाइकल करके उसको साफ़ करके फिर रीयूजेबल बनाते हैं, जो पुनः प्रयोग सिंचाई में या फिर अन्य कार्यों में पुनः प्रयोग किया जा सकता है। बरसाती पानी का संग्रहण, वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।
जिसमें शौचालय फ्लश करना, बगीचों को पानी देना और कपड़े धोना शामिल है। इसके बाद हम शहरी क्षेत्रों में सतत स्वच्छता के जो लाभ है उन पर चर्चा करेंगे। तो लिखा है, शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ स्वच्छता के लाभ असंख्य हैं, जिसमें बताया है बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्रदूषण कम करके और स्वच्छता में सुधार करके टिकाऊ स्वच्छता रोगों के प्रसार को रोकने में मदद करती है। पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ स्वच्छता पानी के संरक्षण, जल मार्गों के प्रदूषण को कम करने और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा में मदद कर सकती है। आर्थिक लाभ, टिकाऊ स्वच्छता रोजगार पैदा कर सकती है, पुनर्पर्याप्त संसाधनों की बिक्री में राजस्व उत्पन्न कर सकती है और स्वास्थ्य देखभाल की लागत को कम कर सकती है। जलवायु परिवर्तन लचीलापन, टिकाऊ स्वच्छता प्रणाली जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे सूखे और बाढ़ के लिए अधिक लचीली हो सकती है। शहरी क्षेत्रों में सतत स्वच्छता की ओर संक्रमण अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। इसके लिए नए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना एक चुनौती के रूप में उभर कर आता है। हमारा अगला जो पॉइंट है वो है वेस्ट और वाटर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्रों में कचरा और जल प्रबंधन। शहरी क्षेत्रों में सतत विकास के लिए कुशल कचरा और जल प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे शहर बढ़ते हैं वहाँ पे आबादी बढ़ती है और आबादी बढ़ने के कारण कचरा अधिक पैदा होता है, जल का अधिक उपभोग किया जाता है, जिससे मौजूदा बुनियादी ढांचे और संसाधनों पर दबाव पड़ता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और शहरी निवासियों के जीवन की गुणवत्ता की रक्षा के लिए प्रभावी कचरा और जल प्रबंधन रणनीतियों को लागू करना आवश्यक है। इसके बाद हमें शहरी क्षेत्रों में कचरा प्रबंधन को देखना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कैसे किया जाए? ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। इसके लिए सर्वप्रथम बताया गया है कि इसको संग्रहण करना है, परिवहन के माध्यम से एक जगह इसको एकत्रित करना है। उसके बाद इसके उपचार का तरीका बताया गया है किस तरह से करना है। तो इसमें 3 तरीकों का जिक्र किया गया है। पहला है लैंड फिलिंग। तो लैंड फिलिंग का मतलब होता है इसको कूड़े को मिट्टी में दबाना। उससे हमारे पास इसका जो नुकसान होता है, जो हमारे पास मूल्यवान भूमि है वो बंजर हो सकती है। इससे मृदा प्रदूषण जैसी समस्याएं उत्पन्न होती है। फिर दूसरा ऑप्शन है हमारे पास कचरे को जलाना। तो उसको जलाने से उसकी मात्रा तो कम हो जाएगी, लेकिन इससे एयर पॉल्यूशन होता है, जो कि हवा में हानिकारक प्रदूषक निकलते हैं। तो ये भी तरीका पूरी तरीके से सही नहीं है। तीसरा तरीका जो बताया गया है रिसाइकलिंग और खाद बनाना। यह तरीका बहुत ही उपयोगी है। इसमें बताया गया पुनः उपयोग के लिए सामग्री की वसूली और जैविक कचरे की खाद बनाना पसंदीदा विकल्प है, जो लैंड फिलिंग कचरे को कम करते हैं और संसाधनों का संरक्षण करते हैं। इसके बाद हमें देखना है जल प्रबंधन। जल आपूर्ति और वितरण। सभी निवासियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना आवश्यक है। इसमें पानी का कुशलता से उपचार और वितरण शामिल है। रिसाव और नुकसान को कम करना महत्वपूर्ण है। अपशिष्ट जल उपचार। वाटर वेस्ट मैनेजमेंट। घरों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को पर्यावरण में वापस छोड़ने से पहले उपचारित करने की आवश्यकता होती है, ताकि जल प्रदूषण को रोका जा सके। उपचारित पानी के ऐच्छिक उपयोग के आधार पर विभिन्न उपचार स्तरों का उपयोग किया जाता है। तूफान जल प्रबंधन। बाढ़ और मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए तूफान के पानी के प्रबंधन महत्वपूर्ण है।
इसमें पार्क और रेन गार्डन जैसे हरित बुनियादी ढांचे के साथ साथ जल निकासी प्रणाली भी शामिल हो सकती हैं। देखिए, अब अपशिष्ट प्रबंधन की कुछ चुनौतियां हैं और उसका समाधान क्या है, इन चीज़ों की चर्चा की गई है। तो इनकी चुनौतियां हैं तेज़ी से शहरीकरण। शहरों के तेज़ी से विकास से मौजूदा कचरा और जल ढांचे पर दबाव पड़ता है। नए बुनियादी ढांचे में निवेश करना और मौजूदा प्रणाली का उन्नयन महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता और भागीदारी। लंबी अवधि के सफलता के लिए कचरा कम करने, रिसाइकलिंग और जल संरक्षण के बारे में जन जागरूकता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सामुदायिक आधारित पहल और शिक्षा कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चुनौतियाँ और समाधान। अपशिष्ट प्रबंधन की कुछ चुनौतियाँ हैं और उसके कुछ समाधान हैं जिसकी चर्चा की गई है। तेजी से शहरीकरण एक चुनौती है। शहरों के तेजी से विकास से मौजूदा कचरा और जल ढांचे पर दबाव पड़ता है। नए बुनियादी ढांचे में निवेश करना और मौजूदा प्रणाली का उन्नयन महत्वपूर्ण है। जन जागरूकता और भागीदारी। लंबी अवधि के सफलता के लिए कचरा कम करने, रिसाइकलिंग और जल संरक्षण के बारे में जन जागरूकता को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। सामुदायिक आधारित पहल। और अब हम सेकेंड यूनिट के लास्ट टॉपिक जो है हमारा गार्बेज फ्री सिटीज पे चर्चा करेंगे। स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ और कचरा मुक्त भारतीय शहरों का निर्माण। स्वच्छ भारत अभियान 2014 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका शहरी प्रकोष्ठ स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2030 तक भारतीय शहरों को कचरा मुक्त शहरों में बदलने का एक लक्ष्य रखता है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य सभी के लिए स्वच्छ, स्वस्थ और अधिक टिकाऊ शहरी वातावरण बनाने का प्रयास करता है। स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके कुछ प्रमुख उद्देश्य है, जो हमारा अभी सेकंड फेज है उसका 100% स्रोत पृथक्करण। कचरे को उत्पत्ति बिंदु पर गीले, सूखे और खतरनाक श्रेणियों में अलग करना। यह कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और उपचार की सुविधा प्रदान करता है। इसमें बताया गया है कि जो कचरे हमारे निकलते हैं तो जहाँ पे वो निकलते हैं वहीं पे उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए कि ये गीला कचरा है या सूखा कचरा है या टॉक्सिक कचरा है, खतरनाक कचरा है, जिसके कारण उसका जो अपशिष्ट प्रबंधन होगा उसमें आसानी होगी। 100% डोर टू डोर संग्रहण। यह सुनिश्चित करना कि हर घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठान से नियमित रूप से कचरा एकत्र किया जाए, जिससे कूड़ेदान को रोका जा सके और स्वच्छता को बढ़ावा मिले। 100% वैज्ञानिक प्रसंस्करण और अपशिष्ट निपटान। पर्यावरण के अनुकूल तरीकों से कचरे का उपचार और निपटान करना। इसमें गीले कचरों को खाद बनाना और सूखे कचरों का पुनर्चक्रण करना और खतरनाक कचरे का सुरक्षित उपचार शामिल है। खुले में कचरा डालने का उन्मूलन। लैंडफिल या खुले स्थानों में कचरा डालने की हानिकारक प्रथा को समाप्त करना, जो पर्यावरण को दूषित करती है और स्वास्थ्य जोखिम पैदा करती है। व्यवहार परिवर्तन और सार्वजनिक भागीदारी। अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नागरिकों को जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना मिशन की दीर्घकालिक सफलता के लिए यह महत्वपूर्ण है। इस मिशन की कुछ उपलब्धियों और प्रगति की चर्चा की गई है, जिसमें देखिए यहाँ बताया गया है कि 2.5 लाख से अधिक सामुदायिक और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण कराया गया, जिससे स्वच्छता तक पहुँच में तथा स्वच्छता में सुधार हुई। प्रति वर्ष 2 करोड़ टन से अधिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया गया, जिससे लैंडफिल में कमी आई और चीज़ों को रीयूज किया गया,
जो कचरा है जो रीयूजेबल है, रिसाइकलेबल है, उसको रिसाइकल किया गया, रीयूज किया गया। और खुले में जो शौच है उसमें 90% की कमी आई, जो कि एक स्वच्छ वातावरण बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों में बढ़ी हुई सार्वजनिक जागरूकता और भागीदारी सामुदायिक स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना पैदा करता है। स्वच्छ भारत अभियान जो है उसकी आगे भी कई चुनौतियां हैं और उसके आगे की राहें कैसी होगी इसके बारे में चर्चा किया गया है। देखिए, जब भी चुनौती की बात आती है तो बुनियादी ढांचा और व्यवहार में परिवर्तन को बनाए रखना और वित्तीय संसाधन, ये 3 प्रमुख चुनौती ही बताई जाती है। तो देखिए, बुनियादी ढांचा का विकास। कुछ शहरों में अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं और संग्रह के बुनियादी ढांचे का विस्तार करना एक प्रमुख चुनौती है। व्यवहार परिवर्तन को बनाए रखना। देखिए, इसमें जो है अभी एक बार तो जागरूकता अभियान चलाई गई तो लोगों ने एक बार तो अपने सराउंडिंग एरिया को साफ सफाई कर लिया, लेकिन ये हमें हमेशा करते रहें ऐसा एक चुनौती है। ये उनके व्यवहार में लाना कि वो अपने आसपास के वातावरण को साफ रखे, ये उनके व्यवहार में लाना एक चुनौती के रूप में है। और वित्तीय संसाधन। स्वच्छ भारत अभियान जो कि आगे भी सेकेंड फेज में बढ़ा है, जो कि 2030 तक इसका कुछ लक्ष्य है, तो उसके लिए जो आर्थिक सहायता सरकार देगी, अभियान में इसको फंडिंग करेगी, तो वो करना एक सरकार के लिए चुनौती है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत कचरा मुक्त शहरों की यात्रा एक सामूहिक प्रयास है। एक साथ काम करके सरकार, नागरिक और सभी हितधारक भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और स्वस्थ, अधिक टिकाऊ शहरी वातावरण बना सकते हैं। याद रखें कि स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण हर किसी का अधिकार है। हम सभी जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान का अभ्यास करके, सामुदायिक सफाई अभियान में भाग लेकर और स्वच्छ भारत के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाकर स्वच्छ भारत अभियान में योगदान दे सकते हैं। आइए अपने शहर को कचरा मुक्त बनाने और सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए हाथ मिलाएं। अब तक हमने 2 यूनिट को समाप्त कर चुका है। तीसरे यूनिट में हमें प्रोस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस, संभावना तथा चुनौती को देखना है। स्वच्छ भारत अभियान की क्या संभावनाएं हैं तथा क्या चुनौतियां हैं, उनके बारे में चर्चा करना है। तो आइए देखते हैं। दृष्टिकोण और धारणाएं। स्वच्छ भारत अभियान के अनदेखे नायक। जब हम स्वच्छ भारत अभियान की संभावनाओं और चुनौतियों के बारे में बात करते हैं तो अक्सर ध्यान बुनियादी ढांचे, धनराशि और तकनीक पर केंद्रित होता है। हालांकि इस विशाल अभियान को चलाने वाला असली बल समाज के भीतर समाहित दृष्टिकोणों और धारणाओं का जटिल जाल है। इन सामाजिक आयामों को समझना और संबोधित करना स्वच्छ और स्वस्थ भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं क्या क्या संभावनाएं। बदलती मानसिकता। जागरूकता अभियान और सामुदायिक संवाद विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों और हाशिए के समुदायों में खुले में शौच से जुड़े कलंक को चुनौती दे सकते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण। लैंगिक मानदंडों को संबोधित करना और महिलाओं के लिए स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण व्यवहार परिवर्तन और बेहतर स्वच्छता परिणाम ला सकता है। स्थानीय चैंपियनों का लाभ उठाना। स्वच्छता और स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देने वाले सामुदायिक नेताओं की पहचान और समर्थन सकारात्मक बदलाव का सिलसिला तैयार कर सकता है। स्वामित्व की संस्कृति बनाना। समुदायों के भीतर स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी की भावना पैदा करना दीर्घकालिक स्थिरता का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। आइए स्वच्छ भारत अभियान की कुछ चुनौतियों के बारे में चर्चा करते हैं।
गहरी जड़ें मान्यताएं, पारंपरिक रीति रिवाज और धार्मिक प्रथाएं कभी कभी नए स्वच्छता व्यवहारों को अपनाने में बाधा बन सकती है। शिक्षा और जागरूकता की कमी, स्वच्छता के स्वास्थ्य लाभों और खराब स्वच्छता के पर्यावरणीय परिणामों के बारे में जानकारी तक सीमित पहुंच प्रगति को बाधित कर सकती है। सामाजिक जड़ता और परिवर्तन का विरोध, जड़ आदतों और दृष्टिकोणों को बदलना एक धीमी और चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, जिसके लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। भेदभाव और बहिष्कार, हाशिए के समुदायों को कलंक का सामना करना पड़ सकता है और उन्हें संसाधनों तक पहुंच की कमी हो सकती है, जिससे स्वच्छ भारत अभियान में उनकी भागीदारी बाधित हो सकती है। स्वच्छ भारत अभियान के सफलता के लिए कुछ रणनीतियां हैं जिनके बारे में हमें चर्चा करना है। आइए उन्हें देखते हैं। लक्षित संदेश तैयार करना, विशिष्ट समुदायों के साथ अनुनाद करने वाले लक्षित अभियान विकसित करें और उनकी विशिष्ट चिंताओं और विश्वासों को संबोधित करें। विभिन्न चैनलों का उपयोग करना, विभिन्न दर्शकों तक पहुंचने के लिए विश्वसनीय संदेशों के साथ पारंपरिक मीडिया, सोशल मीडिया और सामुदायिक कार्यक्रमों का उपयोग करें। सिविल सोसाइटी और एनजीओ के साथ साझेदारी करना, स्थानीय लोगों पर भरोसा करके समुदाय आधारित समाधानों को बढ़ावा देने के लिए काम करें। स्वच्छता पर जोर देना, स्वच्छता के लाभों पर ध्यान दें, जैसे बेहतर स्वास्थ्य, कल्याण और पर्यावरण संरक्षण। उपलब्धियों का जश्न मनाना, सफलताओं और मील के पत्थर को पहचानना और उनका जश्न मनाना निरंतर प्रयासों को प्रेरित कर सकता है और दूसरों को प्रेरित कर सकता है। दृष्टिकोण और धारणाओं की जटिल परस्पर क्रियाओं को समझकर हम चुनौतियों पर काबू पाने और स्वच्छ भारत अभियान की पूरी क्षमता को अनलॉक करने के लिए सामाजिक परिवर्तन की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। याद रखें, स्वच्छ भारत का मतलब सिर्फ शौचालय बनाना नहीं है। यह हमारे पर्यावरण के लिए स्वच्छता, सम्मान और जिम्मेदारी की संस्कृति के निर्माण के बारे में है। स्वच्छ भारत अभियान परिचालन व वित्तीय चुनौतियों पर विजय पाना। किस तरह से हम स्वच्छ भारत अभियान के जो वित्तीय चुनौतियां हैं, आर्थिक चुनौतियां हैं, उस पर विजय पा सकते हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया है। स्वच्छ भारत अभियान ने भारत में स्वच्छता में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन परिचालन व वित्तीय मुद्दे अभी भी इसके महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। इन चुनौतियों को समझना और प्रभावी समाधान लागू करना दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने और कार्यक्रम के प्रभाव को अधिकतम करने के लिए महत्वपूर्ण है। परिचालन संबंधी मुद्दे, बुनियादी ढांचों की कमी, शौचालय के बड़े पैमाने पर निर्माण के बावजूद विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में उचित स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच असमान है। मौजूदा बुनियादी ढांचे को बनाए रखना और ठोस कचरे के प्रबंधन जैसी ज़रूरतों को पूरा करना आगे की चुनौतियां हैं। कौशल और जनशक्ति की कमी, निर्माण, रखरखाव और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित कर्मियों की कमी कुशल कार्यान्वयन और गुणवत्ता नियंत्रण में बाधा डालती है। क्षमता निर्माण और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना महत्वपूर्ण है। व्यवहार परिवर्तन और सामाजिक कलंक, जड़ सामाजिक मानदंडों और बदलाव के प्रति प्रतिरोध के कारण खुले में शौच जारी है। लक्षित शिक्षा और सामुदायिक जुड़ाव के माध्यम से कलंक को दूर करना और स्वच्छता प्रथाओं को बढ़ावा देना आवश्यक है। निगरानी और जवाबदेही, कमजोर निगरानी तंत्र और अपर्याप्त डेटा संग्रह
प्रगति का आकलन करना, अंतराल की पहचान करना और हितधारकों को जवाबदेह ठहराना कठिन बनता है। प्रभावी संसाधन आवंटन और प्रभाव मूल्यांकन के लिए मजबूत तंत्र और पारदर्शिता आवश्यक है। वित्तीय मुद्दे या आर्थिक मुद्दे, संसाधन आवंटन और उपयोग, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन में धन का कुशल आवंटन और उपयोग महत्वपूर्ण है। रिसाव, भ्रष्टाचार और अकुशल संसाधन आवंटन को संबोधित किया जाना चाहिए। वित्तीय स्थिरता, सरकारी धन पर अत्यधिक निर्भरता दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में चिंताएं पैदा करती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी, नवीन वित्त पोषण मॉडल और सामुदायिक योगदान का पता लगाया जा सकता है। परिचालन और रखरखाव लागत, शौचालयों और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों के टिकाऊ संचालन और रखरखाव के लिए पर्याप्त संसाधन सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है। उपयोगकर्ता शुल्क, सामुदायिक स्वामित्व मॉडल और कम लागत वाली तकनीकों पर विचार किया जा सकता है। पारदर्शिता और समान वितरण, धन आवंटन और उपयोग में पारदर्शिता की कमी से असमानता पैदा हो सकती है। स्पष्ट दिशा निर्देश, स्वतंत्र ऑडिट और वित्तीय प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी उचित और प्रभावी संसाधन वितरण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। चुनौतियों से निपटने की रणनीति, ये जो ऊपर में चुनौतियों की जिक्र की गई उनसे किस तरह से निपटा जा सकता है उसकी रणनीतियों को यहाँ बताया गया है। समग्र स्वच्छता पर ध्यान दें, एकीकृत और व्यापक योजना के माध्यम से बुनियादी ढांचे, अपशिष्ट प्रबंधन और व्यवहार परिवर्तन सहित स्वच्छता के सभी पहलुओं को संबोधित करें। क्षमता निर्माण में निवेश करना, गुणवत्ता और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए निर्माण, रखरखाव और अपशिष्ट प्रबंधन के लिए कर्मियों को प्रशिक्षित करें। स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाएं और उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करें। सामुदायिक स्वामित्व को बढ़ावा देना, स्वामित्व की भावना को बढ़ावा देने और स्थिरता में सुधार करने के लिए स्वच्छता पहल की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी में सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करना। नवीन रणनीतियों और सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से इन प्रचालन और वित्तीय मुद्दों को संबोधित करके स्वच्छ भारत अभियान सभी के लिए एक स्वस्थ और अधिक टिकाऊ भविष्य सुनिश्चित करते हुए स्वच्छ और स्वस्थ भारत के अपने दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकता है। स्वच्छ भारत अभियान, मजबूत निगरानी और पर्यवेक्षण अधिकतम प्रभाव के लिए। स्वच्छ भारत अभियान भारत के महत्वाकांक्षी स्वच्छता कार्यक्रम की सफलता इसके निगरानी और पर्यवेक्षण तंत्रों की प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। कमियों की पहचान, जवाबदेही सुनिश्चित करना और लगातार सुधार लाने के लिए एक मजबूत प्रणाली महत्वपूर्ण है। यह प्रणाली स्वच्छ और स्वस्थ भारत के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की कार्यक्रम की क्षमता को बाधित कर सकती है। वर्तमान चुनौतियां तथा चिंताएं, डेटा की गुणवत्ता और उपयोग, पूरे राज्य में असंगत डेटा संग्रह और प्रौद्योगिकी का सीमित उपयोग गलत जानकारी दे सकता है और प्रगति को ट्रैक करने में बाधा डाल सकता है। टुकड़े टुकड़े में निगरानी के प्रयास, केंद्रीकृत निगरानी की कमी और टुकड़े टुकड़े में निगरानी के प्रयास समय पर मुद्दों की पहचान में बाधा डालते हैं और प्रभावी प्रतिक्रिया को रोकते हैं। पारदर्शिता और जवाबदेही में अंतर, स्पष्ट दिशा निर्देशों, कमजोर संचार चैनलों और अपर्याप्त शिकायत निवारण तंत्रों के अभाव में परिणामों के लिए जवाबदेही
अस्पष्ट हो सकती है, जिससे संभावित कुप्रबंधन और प्रेरणा की कमी हो सकती है। सीमित सामुदायिक भागीदारी। समुदायों को निगरानी प्रक्रियाओं से बाहर रखने से स्वामित्व कम हो सकता है और अंततः कम टिकाऊ परिणाम मिल सकते हैं। निगरानी और पर्यवेक्षण को मजबूत बनाने की रणनीतियाँ। डेटा संग्रह और विश्लेषण का मानकीकरण। मानकीकरण डेटा प्रारूपों को लागू करें, वास्तविक समय ट्रैकिंग तकनीकों का लाभ उठाए और सटीक और कार्रवाई योग्य जानकारी प्राप्त करने के लिए मजबूत डेटा विश्लेषण उपकरणों में निवेश करें। बहुस्तरीय निगरानी ढांचा स्थापित करें। राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय स्तर का निगरानी ढांचा विकसित करें, जिसमें प्रत्येक हितधारक के लिए स्पष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारी दी गई हों। पारदर्शिता और सहयोग को बढ़ावा दें। स्पष्ट दिशा निर्देश विकसित करें। शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करें और नियमित रूप से हितधारकों और जनता के साथ प्रगति रिपोर्ट साझा करें। भागीदारी के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाएं। नागरिक प्रतिक्रिया तंत्र, समुदाय प्रेरित समितियों और सामाजिक लेखा परीक्षा पहलों के माध्यम से समुदायों को निगरानी प्रक्रियाओं में शामिल करें। बढ़ी हुई दक्षता के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करें। डेटा विजुअलाइजेशन, प्रगति निगरानी और लक्षित हस्तक्षेप के लिए GIS मैपिंग, मोबाइल ऐप और ऑनलाइन डैशबोर्ड जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग करें। क्षमता निर्माण में निवेश करें। डेटा संग्रह, विश्लेषण और रिपोर्टिंग पर सरकारी अधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों और सामुदायिक प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित करें ताकि कुशल निगरानी की प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। स्वतंत्र मूल्यांकन को प्रोत्साहित करें। कार्यक्रम के प्रभाव का आकलन करने, सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करने और सुधार की सिफारिश करने के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन का समर्थन करें। लास्ट टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो है हमारा कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। स्वच्छ भारत अभियान एक जन आंदोलन है जिसका उद्देश्य भारत को खुले में शौच से मुक्त बनाना और स्वच्छता के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। इस अभियान की सफलता के लिए सामुदायिक गतिशीलता का महत्वपूर्ण स्थान है। सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के महत्व और इसके लाभों के बारे में जागरूक किया जाता है। उन्हें खुले में शौच से होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है। साथ ही उन्हें स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर क्या कर सकते हैं इस बारे में शिक्षित किया जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत सामुदायिक गतिशीलता के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रम। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के बारे में जानकारी दी जाती है। इन कार्यक्रमों में नुक्कड़ नाटक, भाषण, पोस्टर प्रतियोगिता, प्रश्नोत्तरी आदि शामिल हो सकते हैं। इसके बाद है सामुदायिक बैठकें। इन बैठकों में लोगों को स्वच्छता के महत्व और इसके लाभों के बारे में बताया जाता है। साथ ही उन्हें स्वच्छता के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर पर क्या कर सकते हैं इस बारे में चर्चा की जाती है। स्वच्छता अभियान। इन अभियान में लोगों को स्वच्छता के लिए स्वयं सेवा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। इन अभियानों में स्वच्छता अभियान का शपथ ग्रहण, स्वच्छता के लिए श्रमदान, साफ सफाई अभियान आदि शामिल हो सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान में सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ी है। इसके परिणाम स्वरूप भारत में खुले में शौच की दर में काफ़ी कमी आई है। वर्ष 2014 में भारत में खुले में शौच की दर 54.2% थी।
जो वर्ष 2022 में घटकर 2.6% हो गई। सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी भी बढ़ी है। लोग अब स्वयं सेवा के माध्यम से स्वच्छता अभियानों में भाग ले रहे हैं। इससे स्वच्छता के प्रति लोगों का समर्पण बढ़ रहा है। स्वच्छ भारत अभियान में सामुदायिक गतिशीलता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस अभियान की सफलता के लिए सामुदायिक गतिशीलता को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे हमारा स्वच्छ भारत जो बीएससी का सब्जेक्ट था वो समाप्त होता है। धन्यवाद।